गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल डिस्कस किया था समविभव प्रश्न। आज हम डिस्कस करेंगे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको बताई थी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल द्वारा उन आवेशों को अनंत से दी गई स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल द्वारा आवेशों को अनंत से दी गई स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब आवेश को हमें अनंत से दी गई स्थितियों तक लाते हैं तो उस कंडीशन में बिना त्वरित किए अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कार्य ऊर्जा पर में से टोटल कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। ये कार्य बाह्य बल द्वारा है और ये कार्य विद्युत बल द्वारा है और ये गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन। लेकिन आपको बताया मैंने कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक इक्वल टू 0। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस WE। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 से हो जाएगा U इक्वल टू माइनस WE। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत बल द्वारा आवेशों को अनंत से दी गई स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये जो कार्य हुआ है वो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के विरुद्ध हुआ है। ओके, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अपने पास में देखिए दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। Q1 है वो बिंदु A पर स्थित है और Q2 है वो B पर, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो R। ओके, अब हमें इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनको अनंत से दी गई स्थितियों तक लाने में कार्य ज्ञात करने होंगे। मतलब ये चार्जेज हैं उनको हम लेकर आएंगे अनंत से। ठीक है, तो पहले देखिए Q1 और Q2 को हमें प्रारंभ में मानेंगे, वो कहाँ हैं? अनंत पर हैं। तो सबसे पहले हम लाएंगे Q1 को। तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना होगा क्योंकि वहाँ पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। देखिए, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से वहाँ कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अतः अपने पास आ जाएगा W1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद में हम लेकर आएंगे Q2 को। तो Q2 को अनंत से B तक लाने के लिए हमें आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आवेश है वो इसके आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, तब ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस पर बल लगेगा।
दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको प्रतिकर्षित करना करेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। और ये कार्य क्या होगा, देखिए W2 इक्वल टू आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इनटू आवेश Q2। तो W2 इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस आवेश के कारण इस बिंदु विभव ये हो जाएगा इनटू आवेश Q2। तो W2 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, कुल कार्य आ जाएगा W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। तो W1 वो है अपना 0 और W2 है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये कार्य जो होगा वो इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो वो आ जाएगी U इक्वल टू W। और U इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर हो गया। अब देखो ये थी दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया U इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए इसमें आप अगर ये Q1 और Q2, यदि Q1 और Q2 है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन में देखिए U का मान पॉजिटिव होगा। और U जब पॉजिटिव होगा तो R अगर हम इंक्रीज करेंगे, बीच की दूरी इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव मान कम होगा। पॉजिटिव मान कम होगा इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और इस कंडीशन में बल की जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण की होगी। देखो इसका मतलब ये है जैसे -5 और -5 तो 0 से बड़ा ही होगा, या +5 भी लेंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ये 0 से बड़ा ही होगा। इस कंडीशन में बल की प्रकृति प्रतिकर्षण का होगा और ऊर्जा होगी वो धनात्मक। तो R का मान बढ़ाएंगे तो U का मान घटेगा। क्लियर। इधर देखिए फिर यदि Q1 Q2 लेस देन 0, इस कंडीशन में U का मान ऋणात्मक होगा। U का मान ऋणात्मक होगा तो R का मान बढ़ाएंगे तो इसका ऋणात्मक मान कम हो रहा है। ऋणात्मक मान कम हो रहा है इसका मतलब वास्तव में इसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, अगर दोनों चार्ज हैं, अगर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो R बढ़ाने पर U का मान घटेगा
और विपरीत प्रकृति के होंगे तो R का मान बढ़ाएंगे तो U का मान भी बढ़ेगा। जैसे देखो -5 और +5, आपको पता है ये 0 से 2 लेस ही होगा। इसका मतलब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं और बल की प्रकृति है वो आकर्षण की होगी और ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक होगी। ओके, तो ये था अपना टॉपिक, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो डायग्राम में देखिए आपको 3 आवेश दिखाए गए हैं Q1, Q2 और Q3 जो बिंदु A, B और C पर स्थित हैं। एक Q1, Q2 के बीच की दूरी R12, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 और Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13। अब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा याद करने के लिए हमें पहले इन आवेशों को अनंत से दी गई स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य के मान ज्ञात करने होंगे। फिर कुल कार्य जो होगा वो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। ठीक है, तो इन्हें प्रारंभ में हम तीनों को अनंत में मान रहे हैं। तो पहले हम किसको लेकर आ रहे हैं, आवेश Q1 को, और कहाँ से लेकर आ रहे हैं इसको, अनंत से। ठीक है, तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना होगा क्योंकि वहां पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। देखो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना होगा क्योंकि पहले से वहाँ कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अतः अपने पास आ जाएगा W1, इसको लाने में जो कार्य होगा वो 0। ठीक है, अब हम लेकर आएंगे Q2 को। Q2 को भी हमें कहाँ से लाना है, अनंत से। अनंत से B तक लाएंगे तो यहाँ Q1 पहले से उपस्थित है, इसी कारण उसका विद्युत क्षेत्र होगा, तो हमें इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, कार्य इसमें होगा W2 होगा। आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव और ला किसको रहे अपने Q2 को।
तो ये विभव आएगा वो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू ला रहे हैं वो आ जाएगा Q2। तो अपने पास W2 जो आएगा वो आ जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, इक्वेशन नंबर 2। अब Q1 Q2 तो आ गए, अब नंबर है वो Q3 का है। तो Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने के लिए हमें Q1 और Q2 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो अब इस Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य वो क्या होगा, देखो Q1 व Q2 के कारण बिंदु C पर विभव इनटू आवेश ला रहे हैं Q3 को। तो Q1 के कारण वहाँ विभव होगा वो होगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस है वो R13 प्लस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 और इनटू तो W3 अपने पास आ जाएगा Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ओके, तो कुल कार्य आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 आपको पता ही है 0 है, W2 है वो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, W3 है वो Q1 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो W इक्वल टू आ जाएगा W1 देखिए 0 है और W2 Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और ये आ जाएगा Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 आएगा यहाँ 13 और ये Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ओके, और ये कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः निकाय की इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अतः निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा वो आ जाएगी U इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 है वो 3 आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट देखिए 4 आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो 4 आवेश Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, और इनके बीच की दूरियां तो Q1 Q2 के R12, ये R23, ये R34, ये R14, ये R13 और ये R24। देखिए इसमें आपको निकालने का एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें जितने संभव हो सके उतने
जोड़े पेयर बनाने चाहिए अपने को, लेकिन एक पेयर है वो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, एक पेयर का कंट्रीब्यूशन है वो एक बार ही होना चाहिए योगदान। देखिए अब Q1 के साथ कितने पेयर बन रहे हैं, कौन बना रहा है, Q2 और Q3 बना रहा है और Q4 बना रहा है। तो इनकी ऊर्जा निकालेंगे तो Q1 पहले Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 एक साथ बना रहे हैं Q3 और फिर इसके साथ बना रहा है Q4 Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। तो 2 इसके साथ बना रहा है, ये तो हमने ले लिया पहले, ये पेड़ तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो अब ये इसके साथ बनाएगा Q3 के, तो Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। फिर ये बनाएगा 4 के साथ, तो Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24। समझ में आ गया। अब रह गया Q3। अब Q3 है वो इसके साथ हमने ले लिया, इसके साथ भी ले लिया, ओनली इसके साथ आएगा Q4 के, Q3 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। ये आ जाएगी 4 आवेशों निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सिंपल आप देख सकते हो, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 4 ये 5 और ये 6। देख लो 1 2 3 4 5 6 आ गया समझ में, क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालने हो तो उसका फॉर्मूला रहेगा n-1 n इंटू n-1 अपॉन 2। यहाँ n है निकाय में उपस्थित आवेशों की संख्या, अगर इसमें देखिए यहाँ n ले लें और यहाँ पेयर को युग्म की संख्या, जोड़ों की संख्या। आप देखो अगर 1 होगा तो आपको पता 1 का तो कोई पेयर ही नहीं होता। अगर सूज है, सूज का पेयर होता है, इसका मतलब उसमें कितने सूज होते हैं, 2 होते हैं ना। एक सिंगल ले सूज का कोई पेयर होता है क्या, नहीं होता है ना। तो नंबर ऑफ पेयर 0, या इसे भी देख लो आप 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 0, तो नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे वो 0 आएंगे। अगर 2 होंगे तो यहाँ n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 और 2 माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 1। तो 2 होंगे तो 1, 3 होंगे 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये 3, तो 3 में 3 होंगे। अगर 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 अपॉन 2, 4 इंटू 3 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 6। तो 4 होंगे तो 6, 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा 20 अपॉन 2, ये आ जाएगा 10। तो 5 होंगे तो ये आ जाएगा 10। ओके, और नेक्स्ट देखिए n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा वो 1/2 सिग्मा I1 J1 IN JN। ओके, और ये आ जाएगा QI QJ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये ध्यान रखना आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और यहाँ मैंने 1/2 क्यों लगाया है, क्योंकि एक जोड़ा है वो 2 बार आ जाता है, तो उसको एक बार करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 3 चार्ज का लिया मैंने Q1 Q2 Q3, अब इसमें R12 बताई थी दूरी, ये R23 और ये R13। तो मैंने कहा था इसमें जोड़े कितने बनेंगे, 3। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर ये 1/2 नहीं होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये जोड़े बनेंगे कितने, 6 बनेंगे। इसका मतलब एक जोड़ा 2 बार आ गया, इसको एक बार करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1/2। देखो समझो कैसे। जैसे मैंने देखो पहले आई की वैल्यू मैंने ली 1, आई अगर 1 लूँगा तो मैं यहाँ जे की वैल्यू लूँगा वो 2 ले लूँगा और 3 ये लूँगा ना। मैंने 1/2 नहीं लगाया, नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो आप आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू पहले 2 ले रहा हूँ, तो Q1 Q2 और यहाँ आ जाएगा 4πε0 R12। समझ में आ गया। फिर मैंने Q की वैल्यू तो 1 ही लेनी है मेरे आई की, तो Q1 और जे की 3। बताओ कोई प्रॉब्लम। फिर आई की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो जे की ले लेंगे 1 एंड 3। तो आई की अगर मैं 2 लूँगा तो लिखूँगा इसको Q2 और जे की 1 ले रहा हूँ अभी। फिर आई की 2 ही ले रहा हूँ, लेकिन जे की ले रहा हूँ मैं इसमें 3। समझ में आ गया। फिर आई की अगर मैं 3 लूँगा तो जे की ले लूँगा मैं 1 एंड 2। तो देखो क्यों आई की 3 ली, जे की 1। फिर आई की 3 लूँगा तो जे की 2। ओके, अब आप इसमें क्या देख रहे हो, एक जोड़ा है वो 2 बार आ रहा है। ये देखो 1 2 और 2 1, बात एक ही है, ठीक है। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। एक जोड़ा 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी देखो आप 1 3 वाला 2 बार आ रहा है, और ये भी। तो इसको 1 बार करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे किससे कर देंगे, 1/2 से, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास जो आ जाएगा ना वही आ जाएगा Q1 Q3 4πε0 R13 और Q2 Q3 4πε0 R23। समझ में आ गई कैसे। देखो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ 1/2, अगर मैं इसको x लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया y, ठीक है। देखो ये x है तो ये भी तो x ही होगा, दोनों सेम ही है ना। ये 1 3 है, ये y लूँगा तो ये y, अगर ये z लूँगा तो ये z। तो अपने पास क्या आएगा, x y और x z, फिर आएगा y और z, ये होगा ना। तो इसमें देखो x कितनी बार आ गया, 2x 2y और 2z, 2 बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी बार होता है, एक बार। इसको हम 1y करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस z, तो अपने पास क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। इसका मतलब क्या है, ओके समझ में आ गया। तो यहाँ 1/2 का मीन क्या है कि एक जोड़ा है वो 2 बार आता है, इसको एक बार करने के लिए हम आगे इस समेशन के साइन के आगे 1/2 लिख देते हैं, ओके।